हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोर्टफोलियो रिवीजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो का एक सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंट सिक्योरिटीज की कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कौन कौन सी सिक्योरिटीज हमने सिलेक्ट की हैं और हर सिक्योरिटी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसलिए पोर्टफोलियो सिर्फ सिक्योरिटीज का ग्रुप नहीं होता, बल्कि उनका प्रपोर्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। राइट। सो अगला क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो रिवीजन क्या होता है ना। एंड कि एक बार अगर हमने पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है, क्या हमारा काम खत्म हो जाता है भाई? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहीं से आता है एक नया कंसेप्ट दैट इज पोर्टफोलियो रिवीजन। राइट। तो पोर्टफोलियो रिवीजन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में चेंजेस करना, जैसे न्यू सिक्योरिटीज को ऐड करना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को रिमूव करना, उनको सेल कर देना, एंड चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो बाय और सेल करके पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करना ही पोर्टफोलियो रिवीजन है। राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन। ठीक है। अम, देखिए, अब सवाल आता है कि पोर्टफोलियो रिवीजन हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम होते हैं जैसे पोर्टफोलियो सिलेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स थे, उसी तरीके के इसके ऑब्जेक्टिव हैं। या तो गिवन रिस्क पर हमें क्या कमाना है, मैक्सिमम रिटर्न। ठीक है। या फिर एट अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पर हमें कमाना है मिनिमम रिस्क। ठीक है। सो फाइनल और अल्टीमेट गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज द रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। एंड ये हर इन्वेस्टर का एक ड्रीम होता है। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज करना रिटर्न्स को विद मिनिमम रिस्क। राइट। नाउ नीड फॉर पोर्टफोलियो रिवीजन। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो रिवीजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है ना। तो देखिए, एडिशनल फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं अगर हम पोर्टफोलियो रिवाइज करते हैं, है ना। जैसे सैलरी इंक्रीज, बोनस, इनहेरिटेंस। ठीक है, जब हमारे पास एडिशनल फंड्स होते हैं, है ना, तो हम पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं, हम न्यू सिक्योरिटीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं, है ना। एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स जो हैं, अगर वो हमारे चेंज हो जाते हैं, जैसे पहले हमें ग्रोथ का हमारा इन्वेस्टमेंट गोल था ग्रोथ अचीव करनी है, बट अब सेफ्टी चाहिए हमें, तो तब हम पोर्टफोलियो को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन इनकम और कैश फ्लो। नाउ इनकम या कैश फ्लो में चेंज आ जाता है अगर हमारी, तो भी हम पोर्टफोलियो रिवाइज करते हैं। मार्केट में अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। ठीक है। मार्केट रिस्क और अनसर्टेनिटी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस आ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है, पॉलिसी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, उसे टाइम के साथ रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। नाउ अब नेक्स्ट सवाल आता है कि पोर्टफोलियो रिवाइज कैसे करते हैं। ठीक है। तो दो मेजर स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो एक्टिव का मतलब होता है फ्रीक्वेंट एक्शन। ठीक है। देखिए, एक्टिव मतलब जो एक्टिव रहे, है ना, फ्रीक्वेंटली काम करता रहे। तो एक्टिव का मतलब है बेसिकली फ्रीक्वेंट एक्शन। इस स्ट्रैटेजी में सिक्योरिटीज का फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है। एंड कंटिन्यूअस मार्केट एनालिसिस इसके अंदर होता है। राइट। एंड इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो मैनेजर मार्केट को क्लोजली ट्रैक करता रहता है। एम क्या होता है इसका? कि हाई रिटर्न्स कमाना, बट विद कंट्रोल्ड रिस्क। राइट। पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज किया जाता है इसके अंदर। ये स्ट्रैटेजी ज्यादा नॉलेज, टाइम और एफर्ट मांगती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजी। पैसिव जो स्ट्रैटेजी है, ये बिल्कुल अपोजिट है ना। इसमें पोर्टफोलियो में चेंजेस बहुत कम किए जाते हैं। पैसिव क्या होता है? जो अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेज है उसके अंदर है, ठीक है, चेंज करने के लिए मतलब चेंजेस बहुत धीरे धीरे होंगे, बहुत धीरे धीरे। ठीक है। तो चेंजेस सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं।
इन रूल्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम फॉर्मूला प्लान्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? फॉर्मूला प्लान्स। तो मार्केट जब उन रूल्स को सेटिस्फाई करता है तभी रिवीजन होती है, वरना रिवीजन नहीं होती है। ठीक है, तो रिवीजन अकर्स ओनली व्हेन मार्केट कंडीशंस मीट द सेट क्राइटेरिया। तो बात करते हैं फॉर्मूला प्लान्स की। फॉर्मूला प्लान्स आर pre-decided rules that guide when to buy securities, when to sell securities। ठीक है, देखिए, फॉर्मूला प्लान्स बेसिकली प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं जो बताते हैं कब सिक्योरिटीज हमें बाय करनी है, कब सेल करनी है। इनका मेन पर्पस क्या रहता है? इनका मेन पर्पस होता है लो प्राइस पर हमें क्या करना है? बाय करने हैं शेयर्स, एंड जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तब हमें उनको सेल करना है और फंड्स को डिफरेंट पोर्टफोलियोज के बीच शिफ्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मूला प्लान। तो देखिए, अब हम समझते हैं फॉर्मूला प्लान्स के रूल्स के को। ठीक है, तो फॉर्मूला प्लान्स पोर्टफोलियो रिवीजन का एक सिस्टमेटिक मेथड होते हैं जहां डिसीजन रूल्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ना कि हमारे इमोशंस या हमारी गेसवर्क के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला प्लान्स के बेसिक रूल समझते हैं, एंड द रूल वन इज रोल ऑफ फॉर्मूला प्लान्स। राइट, फॉर्मूला प्लान का मेन रोल होता है इन्वेस्टमेंट के टाइमिंग को डिसाइड करना। ठीक है, मतलब कब इन्वेस्ट करना है या कब डिस इन्वेस्ट यानी कि सेल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि फॉर्मूला प्लान्स को सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए नहीं यूज करते हम, है ना। ये प्लान्स ये नहीं बताते कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, कौन सा बॉन्ड या डिबेंचर लेना चाहिए। सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए वी हैव अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, देन इंडस्ट्री को, एंड देन लास्ट में हम वी डू कंपनी एनालिसिस। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडस्ट्री कंपनी फ्रेमवर्क में यूज होता है सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए। राइट, नाउ नेक्स्ट रूल इज नेचर ऑफ फॉर्मूला प्लान्स। ठीक है, फॉर्मूला प्लान्स का नेचर स्ट्रिक्ट, रिजिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है रूल्स पहले से फिक्स्ड होते हैं, उसमें बार बार हम चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी। इस वजह से जब मार्केट कंडीशंस या एनवायरनमेंट चेंज होता है तो इन्वेस्टर को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना, वंस अ फॉर्मूला प्लान इज अडॉप्टेड इट मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ठीक है, कि एक बार हमने जो है फॉर्मूला प्लान अडॉप्ट कर लिया, तो हमें उसे फॉलो अप करना है कंसिस्टेंटली। बीच में रूल्स चेंज नहीं करने चाहिए, पैनिक के एक्साइटमेंट में प्लान को अबंडन नहीं करना चाहिए। फॉर्मूला प्लान्स का सक्सेस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट रूल इज इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन। दिस इज द थर्ड रूल। फॉर्मूला प्लान शॉर्ट पीरियड के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। फॉर्मूला प्लान्स ग्रेजुअल एडजस्टमेंट पर काम करते हैं, इसलिए फॉर्मूला प्लान्स को फेयरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ता है। जब इन्वेस्टमेंट पीरियड लंबा होता है, मार्केट फ्लक्चुएशंस स्मूथ हो जाती हैं, बाय और सेल का एवरेज इफेक्ट क्लियर दिखाई देता है। लॉन्गर होल्डिंग पीरियड में फॉर्मूला प्लान्स को ज्यादा इफेक्टिव बेसिकली बनाता है, रिस्क को बेटर मैनेज करता है, इसलिए फॉर्मूला प्लान्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर फोरकास्टिंग। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि फॉर्मूला प्लान्स फोरकास्टिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, बट फॉर्मूला प्लान्स डू नॉट एलिमिनेट फोरकास्टिंग। ठीक है, बस फोरकास्टिंग की नेचर चेंज हो जाती है। ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग में मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश होती है, जबकि फॉर्मूला प्लान्स में फोरकास्टिंग प्लान की मेथोडोलॉजी पर डिपेंड करती है। हर फॉर्मूला प्लान अपने खुद के प्री डिफाइंड रूल्स पर काम करता है, अपनी कैलकुलेशन और ट्रिगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इसलिए कहा जाता है फॉर्मूला प्लान स्ट्रक्चर्ड फोरकास्टिंग यूज करते हैं, ना कि रैंडम या इमोशनल फोरकास्टिंग। मतलब फोरकास्टिंग होती है लेकिन कंट्रोल्ड और रूल बेस्ड फॉर्म में। राइट, सो फॉर्मूला प्लान्स के रूल्स में हमने ये सीखा कि फॉर्मूला प्लान्स टाइमिंग डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन नहीं।
सेकेंड रूल हमने समझा कि ये रिजिड और डिसिप्लिन बेस्ड होते हैं। थर्ड इज इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। एंड फोर्थ इज फोरकास्टिंग होती है लेकिन रूल बेस्ड होती है, राइट। नाउ फॉर्मूला प्लान्स के तीन मेजर टाइप हमें देखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान, द सेकंड वन इज कांस्टेंट रेशियो प्लान, एंड द थर्ड वन इज वेरिएबल रेशियो प्लान। सो अब इससे पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, एग्रेसिव पोर्टफोलियो। एग्रेसिव पोर्टफोलियोज क्या होते हैं? जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इनका जो बीटा होता है दैट इज ग्रेटर देन 1। एंड इसमें बेसिकली इक्विटी शेयर्स आते हैं, राइट। एंड जो सेकंड है डिफेंसिव पोर्टफोलियो, इनका बीटा लेस देन 1 होता है। एंड इसके अंदर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं। ये कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, स्टेबल एंड स्टडी रिटर्न ऑफर करते हैं। एंड इसमें रिस्क जो है वो कम देखने को मिलता है। नाउ टाइप्स ऑफ फॉर्मूला प्लान्स, द फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान, राइट। तो कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान की अगर हम बात करें, देखो इस प्लान में कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है इस प्लान में? इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रुपी वैल्यू जो होती है दैट इज कांस्टेंट। तो बेसिकली इसमें रेशियोज या यूनिट्स कांस्टेंट नहीं होती। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो रुपी वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। इस प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इक्विटीज में हमेशा फिक्स्ड रुपी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ द एग्रेसिव पोर्टफोलियो इज केप्ट कांस्टेंट, है ना। हमने पढ़ा था कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इक्विटीज आती हैं, है ना। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। देन हमने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में शेयर्स पढ़े थे, इक्विटी शेयर्स। एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो में भी स्टडीड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, राइट। तो इक्विटी में जो हमेशा जो पैसा रहेगा वो फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो कि इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि 3 लाख हमेशा इक्विटीज में इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर चला जाए तो क्या होगा? इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 3 लाख से ज्यादा हो जाएगी, है ना। एक्स्ट्रा वैल्यू को बेसिकली क्या करेगा? जो इन्वेस्टर सेल कर देगा। मान लो कि अब इक्विटी शेयर्स की वैल्यू होगी 4 लाख, तो 1 लाख के जो 1 लाख तक के शेयर्स है उनको सेल कर देगा। एंड वापस से 3 लाख उसके इन्वेस्टेड रहेंगे किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। तो एक्स्ट्रा वैल्यू को इन्वेस्टर सेल कर देता है और पैसा कहाँ डाल देगा? वो डिफेंसिव पोर्टफोलियो में, ठीक है। डिफेंसिव पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है। हमने क्या समझा कि मान लो इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि 3 लाख रुपए वो कहाँ डालेगा? इक्विटी के अंदर डालेगा, ठीक है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर रखेगा। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख, ठीक है। तो अब क्या करेगा इन्वेस्टर? जो एक्सेस अमाउंट है 1 लाख, वो 1 लाख वाले इक्विटी शेयर सेल कर देगा और जो पैसा आएगा उसको कहाँ इन्वेस्ट कर देगा? डिफेंसिव पोर्टफोलियो में, मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के अंदर, राइट। मतलब प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर बुक हो जाता है। नाउ इसी तरीके से अगर मार्केट जो है नीचे आ जाए, इक्विटी वैल्यू जो है 3 लाख से कम आ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इक्विटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख आ गई। तो इस केस में इन्वेस्टर्स और शेयर खरीदते हैं। कैसे? जो डिफेंसिव में लगा होता है ना पैसा, डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है, उसको बेचकर वो वापस से अपने इक्विटी वाले को 3 लाख तक जो है वो करेंगे। डिफेंसिव में से 1 लाख रुपया निकालेगा, डिफेंसिव वाले पोर्टफोलियो में से सिक्योरिटीज बेचेगा। एंड 1 लाख 1 लाख के इक्विटी शेयर्स और खरीदेगा एंड वापस से उनको 3 लाख पे ले आएगा। मतलब लो प्राइस पर बाइंग हो जाती है ना। तो की लॉजिक क्या है कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान का? देखो, बाय लो सेल हाई विदाउट इमोशंस। इन्वेस्टर्स खुद डिसाइड नहीं करते, जो फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली डिसीजन कर लेता है, ठीक है। आप देखिए, व्हेन शेयर प्राइस राइज, ठीक है, तो शेयर्स को सेल कर दो एंड इन्वेस्ट मनी इन डिफेंसिव पोर्टफोलियो। एंड व्हेन शेयर प्राइस फॉल, बाय शेयर्स एंड सेल डिफेंसिव सिक्योरिटीज। इट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग हाई, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि रिवीजन पॉइंट्स जो होते हैं उसे एडवांस में ही हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमने रिवीजन पॉइंट जो है वो डिसाइड कर लिया कि अगर 20% से कम जाएगा
वैल्यू इसकी इक्विटी शेयर की या ज़्यादा जाएगी, तब हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करेंगे। हर छोटे मूवमेंट पर ट्रेडिंग जो है वो नहीं होती है, राइट। नाउ बात करते हैं, यही अगेन यही लिखा हुआ है कि देखिए, अंडर दिस प्लान द इन्वेस्टर्स मेंटेन अ कांस्टेंट रुपी वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। व्हेन मार्केट प्राइस राइजेस शेयर्स आर सोल्ड एंड व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉल शेयर्स आर परचेज। आई गेस अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स रहती है। नाउ एडवांटेजेस क्या है इसकी, ठीक है। इट encourages बाइंग लो एंड सेलिंग हाई, ठीक है। बाय लो सेल हाई को स्ट्रांगली ये एंकरेज करता है, एंड हेल्प्स इन ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेन स्टेबल एक्सपोजर टू इक्विटीज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके अलावा ये पोर्टफोलियो रिस्क कंट्रोल में इसमें रहता है ना। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग इसके अंदर हो जाती है। लॉन्ग टर्म और वॉलेटाइल मार्केट्स के लिए ये बेसिकली बेस्ट मेथड है। अगर आप किसकी इसकी लिमिटेशंस अगर आप देखें, ठीक है, लिमिटेशंस अगर आप देखें तो इसके अंदर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हमें चाहिए, बार बार हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। राइजिंग मार्केट में फ्रीक्वेंट सेलिंग से ग्रोथ लिमिट हो सकती है, ट्रांजैक्शन को ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसकी मेथोडोलॉजी देखें तो डिसाइड अ फिक्स रुपी अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। आप पहले सबसे पहले एक फिक्स रुपी अमाउंट डिसाइड करेंगे जो आपको इक्विटी में लगाना है। उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे मार्केट की मूवमेंट्स को, ठीक है। अगर इक्विटी की वैल्यू फिक्स अमाउंट से एक्सीड कर जाती है तो आप शेयर्स को सेल कर दोगे, और जो पैसा आएगा आप उसको कहाँ लगा दोगे, अपने डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर। इसी तरीके से अगर इक्विटी की वैल्यू एक फिक्स अमाउंट से बिलो चली जाती है तो आप डिफेंसिव वाले को सेल करके उससे जो पैसा आएगा आप उससे एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर इक्विटी आप और ज्यादा खरीद लोगे। सो दिस इज कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान। अब देखते हैं इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने डिसाइड करी कि 1 लाख है। अब ठीक है, आपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में कितना लगाया, इक्विटी के अंदर पैसा लगाया 50,000, डिफेंसिव पोर्टफोलियो यानी कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी आपने लगाया 50,000। नाउ शेयर का प्राइस आपका था 40, ठीक है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितने थे, 1,250 शेयर्स, ठीक है। तो आपने इन टोटल पैसा कितना लगाया, 50,000 लगाया था एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर, इक्विटी के अंदर। ना आपने जो रीबैलेंसिंग पॉइंट्स हैं वो डिसाइड करे कि अगर जो अ, इसका प्राइस 20% अप या डाउन जाएगा तो हम पोर्टफोलियो का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन पॉइंट आपने फिक्स करे 20% अप या डाउन पे ऑफ ओरिजिनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है कि 50,000 का 20% मतलब 10,000, ठीक है। तो 10,000 अप माने मतलब कि 60,000। अपर लिमिट कितनी सेट होगी, 60,000, एंड लोअर लिमिट कितनी सेट होगी, 40,000, राइट। नाउ मान लो कि शेयर का प्राइस जो है पहले कितना था 40, और अब कितना हो जाता है 45। 40 से 45 चला जाता है, तो 1,250 शेयर्स इंटू 45 मतलब कि 56,250। क्या ये जो हमने लिमिट सेट करी थी, अपर लिमिट सेट करी थी, क्या उसकी इक्वल है या उससे ज्यादा है, नहीं है ना। तो अभी भी ये लिमिट के बीच में है, तो अब हम कोई भी पोर्टफोलियो का रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। बट मान लो कि शेयर का प्राइस कितना हो जाता है, 40 से 50 चला जाता है। नाउ अब देखो कि जो हमारी इक्विटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 62,500 हो जाती है। क्या ये हमारी अपर लिमिट को एक्सीड कर रहा है, मतलब 60,000 से एक्सीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो को रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम क्या एक्शन लेंगे कि जो 60,500 में से 50,000 माइनस करेंगे, 12,500 का जो अमाउंट है, ठीक है, हम उतने के शेयर सेल कर देंगे, ठीक है। तो 12,500 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लगेगा 250 शेयर्स जो है आप सेल कर दोगे, एंड उससे जो पैसा आएगा 12,500 रुपीज, आप वो पैसा कहाँ लगा दोगे, डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो आपका डिफेंसिव पोर्टफोलियो में पहले 50,000 था, एंड 50,000 में आप जो है 50K के अंदर आप बेसिकली 12,500 ऐड कर दोगे, तो अब आपके डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर
यानी कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के अंदर पैसा कितना लगा हुआ है, 60,500 रुपीज, है ना। और एग्रेसिव पोर्टफोलियो यानी कि इक्विटी में जो पैसा लगा हुआ था वो आपका दोबारा से कांस्टेंट फिक्स आ जाएगा, दैट इज 50,000 पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो पोर्टफोलियो की पोजीशन आफ्टर सेलिंग शेयर्स, आपके पास 1,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹50, राइट। नाउ अगर शेयर का प्राइस फॉल कर जाए, यानी कि अगर शेयर का प्राइस अब 50 से वापस से कितना हो जाए, 40, ठीक है, 50 से कितना हो जाए वापस, 40, ठीक है, तो तब आप देखिए 1,000 इंटू 40 करोगे तो 40,000। आपने लोअर लिमिट कितनी डिसाइड करी थी, 40,000 ही करी थी। तो इसलिए अब एक्शन रिक्वायर्ड है, आप पोर्टफोलियो को रिवाइज करोगे, राइट। तो अब कितना अमाउंट चाहिए इक्विटी को रिस्टोर करने के लिए, तो आप 50,000 में से 40,000 माइनस करो, कितना आ गया, 10,000। एंड 10,000 को डिवाइड करो 40 से, तो आपको पता लगा कि 250 शेयर्स आपको और खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि आप डिफेंसिव पोर्टफोलियो यानी कि बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को सेल करके आप 10,000 का अमाउंट रेज करोगे, ठीक है। तो आप देखो कि अब डिफेंसिव पोर्टफोलियो जो आपका, अब पहले जब आपने 62,500 हो चुका था, है ना, डिफेंसिव पोर्टफोलियो आपका 62,500 हो चुका था। अब आपने उसमें से 10,000 सेल करे इक्विटी वालों को वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए। अब आपके पास डिफेंसिव पोर्टफोलियो में कितने पैसे रह गए, 52,500, एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर आपके वापस 50,000 हो गए, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, 1,02,500। तो आप ने बेसिकली प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 2,500 का आपने प्रॉफिट कमा लिया थ्रू सिस्टमेटिक रीबैलेंसिंग, राइट। तो आपने देखा कि हाई प्राइस पे आपने शेयर्स को सेल आउट करा एंड लो प्राइस पर शेयर्स को बाय करा, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऐसे करके बेसिकली 50,000 पर ही रही। तो टोटल वेल्थ जो है लेकिन हमारी इंक्रीज हो गई, पहले 1 लाख थी टोटल वेल्थ, अब कितनी होगी, 1,02,500, ड्यू टू दिस डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो अगर हम एडवांटेज देखें कॉन्स्टेंट रिव्यू वैल्यू प्लान के, इट encourages बाय लो, सेल हाई, एंड इट controls the portfolio risk, and it is suitable for volatile market, and ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग जो है इसके अंदर हो जाती है। नाउ वी हैव कांस्टेंट रेशियो प्लान, ठीक है। तो कांस्टेंट रेशियो प्लान में बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें जो कांस्टेंट होता है एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो का रेशियो होता है ना। एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। इस प्लान में इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इक्विटीज और बॉन्ड्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड करा कि 60% हमेशा इक्विटी में लगा रहेगा एंड 40% जो है हमेशा बॉन्ड्स में लगा रहेगा, है ना। तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:2, 3:2, है ना। तो ये रेशो जो है बेसिकली टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, अगर इक्विटी मार्केट मान लो राइज करती है, तो इक्विटी का प्रोपोर्शन 60% से ज्यादा हो जाता है, इन्वेस्टर्स इक्विटी सेल करते हैं और बॉन्ड्स या कैश में इन्वेस्ट करते हैं, तो रेशियो वापस 60:40 हो जाएगा, यानी कि 3:2 हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो बेसिकली क्या होगा कि इक्विटी प्रोपोर्शन 60% से कम हो जाता है, इन्वेस्टर और इक्विटी बाय करता है, डिफेंसिव एसेट्स बेचकर पैसा लगाता है, रेशियो फिर से रिस्टोर हो जाता है। सो इन कांस्टेंट रेशियो प्लान, the investor maintains a fixed ratio between the aggressive, that is equity portfolio, and the defensive portfolio. Whenever the ratio changes beyond the predetermined limits, rebalancing is done, ठीक है। इसमें रेशियो कांस्टेंट रहता है, रुपी कांस्टेंट नहीं रहता। इट हेल्प्स कंट्रोल रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, एंड इट इज सुटेबल व्हेन मार्केट्स फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, राइट। आप देख सकते हैं इट मेंटेन्स अ फिक्स्ड रेशियो बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो, आपके लिए एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम एडजस्ट किया जाता है जब वो बियॉन्ड असेट लिमिट जो है चेंज करते हैं, राइट। एंड इसकी वजह से रिस्क एंड रिटर्न का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है। नाउ बात करते हैं
Again we have meaning, just a second. नाउ यस, एडवांटेजेस ऑफ कांस्टेंट रेशियो प्लान। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है जो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल रहता है। ठीक है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू मैनेज। इट इज अ रूल बेस्ड प्लान एंड जो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये सुटेबल होता है। एट इन इट इंश्योर्स डिसिप्लिन इन रीबैलेंसिंग। अगर लिमिटेशंस की बात करें कांस्टेंट रेशियो प्लान की, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, ठीक है, उनका फुल एडवांटेज हमें इसके अंदर नहीं मिलता। नेक्स्ट इज बुल मार्केट में एग्रेसिव रिटर्न्स लिमिट हो जाते हैं, है ना। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन ना हो तो प्लान हमारा ये वाला फेल हो सकता है, राइट। इसकी मेथोडोलॉजी देखते हैं कि आप पहले फिक्स रेशियो डिसाइड करोगे, टाइम टू टाइम जो अपना पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करते रहोगे। अगर आपका बेसिकली एक रेशियो से ज्यादा प्रोपोर्शन हो जाता है तो आप इक्विटी को सेल कर दोगे एंड बाय इक्विटी व्हेन देयर प्रोपोर्शन फॉल्स बिलो दिस रेशियो, राइट। नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिटेल्स की बात करें तो देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो कि आपकी 20,000 है, ठीक है, एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर आपने 10,000 लगाया एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर भी आपने 10,000 लगाया, मतलब कांस्टेंट रेशियो कितनी होगी, 1:1, राइट। आगे देखते हैं, ठीक है। तो रिवीजन पॉइंट्स अगेन आपने जो सेट करे दैट इज ऑन 20%। ठीक है, कि रीबैलेंसिंग कब होगी, जब हमारा चेंज जो है 1.20:1 हो जाएगा या फिर 0.80:1 हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल को देखिए कि मान लो कि शेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू होगी 12,000, पहले कितनी थी 10,000, राइट। तो अब न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी 1.2:1, ठीक है। एंड अब रेशियो आप देख रहे हो कि 0.20 से ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो चुकी है ना। तो अब क्या हमें चाहिए, रीबैलेंसिंग हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 22,000, 12,000 प्लस 10,000। देखो अब हमें इसको कितना करना है, 1:1, मतलब कि 11,000 दोनों ही पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए, एग्रेसिव पोर्टफोलियो एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो, क्योंकि हम कांस्टेंट रेशियो प्लान पढ़ रहे हैं, है ना। हमें जो रेशियो है उसको कांस्टेंट रखना है, तो दोनों में 11,000 होंगे तो कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसमें से 1,000 के शेयर सेल कर देंगे एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो में 1,000 के बॉन्ड्स हम बाय कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो सेल करके पैसा आएगा उसको लगा देंगे हम डिफेंसिव पोर्टफोलियो में 1,000 के बॉन्ड्स खरीदने में, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस हो जाएगा, राइट। अब मान लो, यही आपको देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 1:1 ऐसे करके आपके दोनों ही एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो में 1:1 की रेशियो मेंटेन हो जाएगी। अब मान लो कि शेयर का प्राइस फॉल कर जाता है तब, ठीक है, मान लो कि शेयर का प्राइस जो है वो 8,500 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो आपकी टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,500 प्लस 11,000, 19,500 की आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका रेशियो जो है 0.77:1, ठीक है। और हमने क्या डिसाइड करा था कि अगर 0.80:1 से कम हो जाएगी रेशियो तो हम एक्शन लेंगे, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, रिबैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड हमें अब उस 19,500 को 1:1 की रेशियो में बदलना है, दैट मीन्स हमें दोनों में ही 9,750 एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो के अंदर चाहिए, है ना। 9,750 इन एग्रेसिव पोर्टफोलियो एंड 9,750 इन डिफेंसिव पोर्टफोलियो। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 8,500 है, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर एग्रेसिव वाले में, तो हम 1,250 के जो शेयर्स हैं उसे और खरीद लेंगे एंड उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो डिफेंसिव है उसमें 11,000 रुपए पड़े हैं हमारे, है ना। एंड उस इसके अकॉर्डिंग हमें कितने मेंटेन करने हैं, उसके अंदर ओनली 9,750। तो हम क्या करेंगे, जो 1,250 रुपीज है, ठीक है, वो गेन कर लेंगे डिफेंसिव पोर्टफोलियो के कुछ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को सेल करके एंड परचेज कर लेंगे हम एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, ठीक है। एग्रेसिव पोर्टफोलियो में हम इक्विटी परचेज कर लेंगे, तो तब हमारे पास दोनों ही में रेशियो जो है मेंटेन हो जाएगा, 1:1 जो है रेशियो मेंटेन हो जाएगा।
ठीक है, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव पोर्टफोलियो में 1:1 रेशो मेंटेन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं रेशो आफ्टर एडजस्टमेंट इज 1:1। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग इज रिपीटेड व्हेन द रेशो क्रॉसेस द अपर लिमिट, ठीक है, एंड व्हेन द रेशो क्रॉसेस द लोअर लिमिट। ठीक है, ये बार बार रीबैलेंस करा जाता है। ठीक है, इट इंश्योर्स द पोर्टफोलियो रिमेन्स बैलेंस्ड ओवर टाइम। की फीचर्स अगर आप देखें कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान के, इट मेंटेन्स फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन पोर्टफोलियोज, इट encourages बाइंग व्हेन प्राइसेस फॉल एंड इट encourages सेलिंग व्हेन प्राइसेस राइट। ठीक है, अगर कंपैरिजन देखिए कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान में, ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट रेशियो प्लान एंड कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान एंड कांस्टेंट रेशियो प्लान। ठीक है, तो देखिए बेसिस क्या है एडजस्टमेंट का, रेशो बेस्ड पे इसमें कांस्टेंट क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रेशो प्लान में रेशो, बट इन कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान में फिक्स रुपी वैल्यू। ठीक है, रिस्क कंट्रोल कांस्टेंट रेशो प्लान में मॉडरेट रहता है जबकि कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान में स्ट्रॉन्गर होता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट रेशो प्लान में हाई होती है जबकि कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, दैट इज वेरिएबल रेशो प्लान। ठीक है, तो इस प्लान में क्या वेरिएबल होता है, इसमें बेसिकली इक्विटी और डिफेंसिव पोर्टफोलियो का जो रेशो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, जो इक्विटी है या फिर एग्रेसिव पोर्टफोलियो और डिफेंसिव जो पोर्टफोलियो है उसका जो रेशो होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इस प्लान में रेशो हमारा फिक्स नहीं होता, इसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप देखिए दिस plans allows equity ratio to vary according to the market conditions. Equity exposure is increased in rising market and reduced in falling markets. ठीक है, अगर हमारी जो मार्केट है दैट इज बुलिश तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाता है ना, इक्विटी एक्सपोजर हम बढ़ा देते हैं, डिफेंसिव एसेट्स कम कर देते हैं। ठीक है, गोल क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना फ्रॉम द राइजिंग मार्केट। और अगर मार्केट बियरिश होती है, ठीक है, तो इक्विटी एक्सपोजर को हम कम कर देते हैं, पैसा बॉन्ड्स में, कैश में या डिबेंचर्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इसका गोल क्या होता है कि लॉस को मिनिमम रखना। ठीक है, एंड एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमने मिनिमम इक्विटी लिमिट 40% डिसाइड कर ली एंड मैक्सिमम इक्विटी लिमिट जो है 80% डिसाइड कर ली। तो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विटी रेशो मूव करता रहता है। राइट, नाउ एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल फॉर्मूला प्लान है। ठीक है, एंड बुल मार्केट में हाई रिटर्न्स जो है वो पॉसिबल है। बियरिश मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, वी एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड लॉसेस ड्यूरिंग द बियरिश फेज एंड मार्केट ट्रेंड्स के साथ जो ये पोर्टफोलियोज को अलाइन करता है। ठीक है, एंड लिमिटेशंस अगर देखें तो अगर इसकी तो हाई लेवल ऑफ स्किल और जजमेंट चाहिए इसके अंदर, गलत मार्केट प्रोडिक्शन से लॉसेस हो सकते हैं, कंटिन्यूस एनालिसिस जो है इसके अंदर वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर इसकी मेथोडोलॉजी देखें तो इट फिक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम इक्विटी रेशो। हम सबसे पहले एक मिनिमम एंड मैक्सिमम इक्विटी रेशो डिसाइड कर लेंगे, देन मार्केट ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स को एनालाइज करेंगे, देन इक्विटी जो है इक्विटी रेशो को इंक्रीज करेंगे जब भी हमारी मार्केट राइज करेगी, मतलब बुलिश फेज में होगी, एंड इक्विटी रेशो को हम डिक्रीज कर देंगे जब हमारी मार्केट फॉल कर रही होगी। ठीक है, मतलब बियरिश फेज में होगी। तो एक लाइन में अगर हम कंपेयर करें तो कांस्टेंट रुपी वैल्यू प्लान में रुपी अमाउंट को हम कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रेशो प्लान में हम रेशो को कांस्टेंट रखते हैं, एंड वेरिएबल रेशो प्लान में रेशो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं हम रुपी कोस्ट एवरेजिंग। राइट, रुपी कोस्ट एवरेजिंग, ये टेक्निक स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होती है जो मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबरा जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं रुपी कोस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। तो रुपी कोस्ट एवरेजिंग का एक बेसिकली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टर एक फिक्स रुपी अमाउंट को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टेक्निक वेयर अ फिक्स अमाउंट इज इन्वेस्टेड रेगुलरली एट प्री डिटर्मिन्ड इंटरवल्स। तो ये इंटरवल्स जनरली मंथली या क्वार्टरली होते हैं।
एंड इस टेक्निक में अमाउंट जो रहता है हमारा फिक्स होता है, लेकिन यूनिट्स फिक्स नहीं होती हैं। टोटल अमाउंट फिक्स रहेगा बट यूनिट्स जो हैं दे में वेरिएट। तो इसमें बेसिकली प्राइस मूवमेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इस टेक्निक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट समझते हैं। जब मार्केट प्राइस लो होती है, ठीक है, तो उसी फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स हम परचेज करते हैं, है ना। So more units are purchased when prices are low and fewer units are purchased when prices are high। ठीक है, जब प्राइसेस हाई होंगी तो हम कम यूनिट्स परचेज करेंगे, एंड जब हमारी जो प्राइसेस हैं वो लो देखने को मिल रहे हैं तो हम ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? टाइम के साथ इन्वेस्टर की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से इसे कहते हैं हम रुपी कॉस्ट averaging, right? So it results in lower average cost per unit over time। एडवांटेजेस अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहली एडवांटेज है कि मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट बेसिकली कम हो जाता है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो रुपी कोस्ट एवरेजिंग इस वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। इन्वेस्टर को डेली मार्केट मूवमेंट की टेंशन नहीं रहती। नेक्स्ट इज एलिमिनेट्स द नीड टू टाइम द मार्केट। ठीक है, इसमें मार्केट टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है। जो रुपी कोस्ट एवरेजिंग है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं होती है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सब स्ट्रेस रुपी कोस्ट एवरेजिंग में नहीं देखने को मिलता है। encourages regular and disciplined investing, right? Fixed interval पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर में डिसिप्लिन डेवलप करता है। ये हैबिट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है। एंड इट रिजल्ट्स इन लोअर एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, हाई और लो प्राइसेस का एवरेज निकालकर कॉस्ट पर यूनिट लो हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेटर हो जाते हैं। and it is best suited for salaried individuals and long term investors। ठीक है, सैलरीड लोगों के लिए, क्योंकि हर मंथ फिक्स्ड इनकम पाते हैं वो, है ना, एंड इजीली फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए सैलरीड इंडिविजुअल्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये आइडियल होता है। ठीक है, नाउ मेथोडोलॉजी। आप सबसे पहले क्या करोगे? एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करोगे। ठीक है, यू मस्ट डिसाइड अ फिक्स्ड रुपी अमाउंट टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा कि 5000 पर मंथ जो है आप दोगे। नेक्स्ट इज चूज अ रेगुलर इंटरवल। अब आप मंथली या फिर क्वार्टरली, जो भी इंटरवल आप फिक्स करना चाहो आप वो करोगे। इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस। ठीक है, मार्केट कंडीशंस को नहीं देखना, मार्केट गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सेम इन्वेस्टमेंट, सेम अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट करते रहोगे। ठीक है, बट हाँ, जब प्राइस फॉल करेगा तो आप ज्यादा यूनिट्स परचेज करोगे, एंड व्हेन प्राइस जो राइज करेगा तो आप कम यूनिट्स परचेज करोगे, एंड इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू अचीव बेनिफिट्स, राइट। सो देखिए, अब तक हम फॉर्मूला प्लान्स और पोर्टफोलियो रिवीजन को डिटेल में समझ चुके हैं। तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्या फॉर्मूला प्लान्स और पोर्टफोलियो रिवीजन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं? सो आंसर इज ऑफ कोर्स नो। इन्हें कई बेनिफिट्स इनके बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ में कुछ लिमिटेशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, द फर्स्ट लिमिटेशन इज इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, एक बार रूल्स हमने अगर डिसाइड कर लिए तो उसमें इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। जब मार्केट कंडीशंस अचानक बदल जाते हैं, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाता है, फॉर्मूला प्लान्स तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से इन्वेस्टर को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज डू नॉट स्पेसिफाई विच सिक्योरिटीज टू बाय और सेल। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही करा था कि ये जो प्लान्स है हमें सिक्योरिटी सिलेक्शन में हेल्प नहीं करते, दे ओनली हेल्प अस टू डिसाइड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कौन सी सिक्योरिटी परचेज करें या कौन सी सिक्योरिटी सेल करें ये नहीं बताएंगे, वो कौन बताएगा? फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट इज कैन नॉट चेंज बेसिकली कैन नॉट रिएक्ट क्विकली टू सडन मार्केट चेंजेस। ठीक है, कभी कभी मार्केट क्रैश कर जाता है, ये अचानक बूम आ जाता है ना। तो फॉर्मूला प्लान्स प्री डिफाइंड रूल्स पर काम करते हैं, इसलिए
तुरंत बाय या सेल का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। एक्टिव स्ट्रैटेजीज के कंपैरिजन में फॉर्मूला प्लान ज्यादा स्लो होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज एक्टिव स्ट्रैटेजी इज नीडेड फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला प्लान्स पर डिपेंड करना काफी नहीं होता बेटर परफॉर्मेंस के लिए। वी नीड एक्टिव स्ट्रैटेजी, मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूअस एनालिसिस, राइट। सो आफ्टर दैट नाउ let's move on to constraints in portfolio revision. The first one is transaction cost. Frequent buying और selling के कारण ब्रोकरेज बढ़ता है, कमीशन चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। कभी कभी ग्रोस रिटर्न अच्छा होता है लेकिन नेट रिटर्न कम रह जाता है। नेक्स्ट इज टैक्सेस। फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो रिवीजन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जनरेट होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स रेट ज्यादा होता है, इससे इन्वेस्टर्स का आफ्टर टैक्स रिटर्न रिड्यूस हो जाता है, इसलिए एक्सेसिव ट्रेडिंग टैक्स वाइज भी हार्मफुल होती है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर लीगल लिमिट्स होते हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से टाइमली पोर्टफोलियो रिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक डिफिकल्टी। पोर्टफोलियो रिवीजन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर इन्वेस्टर के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, इजी नहीं होता। साथ ही पोर्टफोलियो रिवीजन का कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता, हर इन्वेस्टर को अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन इसमें लेना पड़ता है। ठीक है। सो पोर्टफोलियो रिवीजन इन्वेस्टर्स को मार्केट चेंजेस और पर्सनल गोल्स के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करने में मदद करता है, लेकिन साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, इन सबको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक पोर्टफोलियो रिवीजन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।